हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्प्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम रविट शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम कर चुके हैं 3 किंगडम। हमने किंगडम मोनेरा को समझा, हमने किंगडम प्रोटेस्टा को समझा और हम किंगडम फंगाई को भी समझ चुके हैं। आज हम करेंगे यहाँ पर आपका वो टॉपिक जो आपको करने होते हैं। देखिए, किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट की और हम बात करते हैं, ठीक है ना। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के तो उनके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर्स बने हैं, तो हम वहाँ पर ही डील करेंगे उन सबको। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे अदर पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में, जैसे वायरस के बारे में, बायरोड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ों का आज हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, जिसमें हम लाइकेन वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं इन सारे टॉपिक्स को और ख़त्म करते हैं अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्प्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम रविट शर्मा। तो देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक और हमारा टॉपिक रहेगा वायरस, ठीक है। तो आज हम वायरस के बारे में समझेंगे। वायरस के बारे में हमें इतना समझना है कि भाई हमारे एमसीक्यूज लग जाएं और हमें एनसीईआरटी की मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। डिटेल में कर लेना आप कॉलेजेस में जाकर। अभी आपको एंट्रेंस के हिसाब से करना है। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर में जाने वाला हूँ, वो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वायरस को। और वायरस सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक मूवी आ रही होगी, 3 इडियट्स। आ रही है। तो आज हम उस वायरस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जिस वायरस की बात करेंगे उसके बारे में समझो। ओके, देखो हमने क्या पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, तो हमने क्या डिस्कस करा था। हमने किंगडम को डिस्कस करा था, ठीक है। कौन कौन से किंगडम डिस्कस करे थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के आपके अलग से चैप्टर हैं, तो हम उन्हें चैप्टर्स में ही डील करेंगे। मोनेरा हम लोग कर चुके हैं, प्रोटिस्टा हम लोग कर चुके हैं, फंगाई हम लोग कर चुके हैं। हम यहाँ पर वायरस वगैरह को भी करेंगे, लेकिन वायरस वगैरह आपके किसमें, वायरस वगैरह को किसी किंगडम में नहीं रखा गया। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि ये क्या है। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, वायरस जो है ये क्या है आपका, वायरस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म भाई? ये है आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके यही एक रीजन है जिसके कारण ये किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो देखो वायरस जो है सबसे एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर वायरस, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। तो आंसर क्या रहेगा आपका? आपका आंसर रहेगा टीएमवी, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हम लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस कौन सा था आपका? टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जैसे वायरस टर्म किसने दिया? पहली चीज तो आप ये ध्यान रखोगे, वायरस टर्म दिया था आपका। देखो कुछ बुक्स पता है क्या कह रही हैं? कुछ बुक्स कह रही हैं कि भाई ये टर्म दिया था पाश्चन ने, ठीक है। लेकिन हमें किससे इंपॉर्टेंस देनी है? हमें इंपॉर्टेंस देनी है एनसीईआरटी को। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा इवेनो बिस्की। क्या रहेगा हमारा आंसर? इवेनो विस्की हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसके फेवर में जाना है बिकॉज एनसीईआरटी ने इसको मेंशन करा है। लेकिन कुछ बुक्स का ये भी कहना है कि हाँ भाई पाश्चर ने करा है, लेकिन वे साइड बुक्स हैं, एनसीईआरटी नहीं है। वायरस का मतलब क्या होता है? देखो वायरस का मतलब ये भी होता है कि, ठीक है, वायरस का मतलब वेनम भी होता है। क्या होता है? वेनम होता है। इसके अलावा या आप कह सकते हो पॉइजनस फ्लूइड होता है, पॉइजनस फ्लूइड। तो ये तीनों ही टर्म किसके लिए हैं? ये तीनों ही टर्म है आपका वायरस के लिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस का अगर मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर करूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे वायरस के बारे में। सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वायरस की। सो वायरस में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? सो वायरस में आपको देखने मिलेगा प्रोटीन कोड देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा वायरस में आपको? प्रोटीन कोड देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो और प्रोटीन कवर, ठीक है। प्रोटीन कोड या प्रोटीन कवर आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज करते हैं, और वो टर्म है आपकी कैप्सिड। क्या टर्म है भाई? कैप्सिड है। इसके अलावा आप क्या देखोगे? इसके अलावा आप देखोगे, आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ वायरस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कैप्सिड के बाहर क्या देखने के लिए मिलेगी? एनवलप देखने के लिए मिलेगी। मेरी लाइनों को बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा है कुछ वायरस के बाहर आपको एनवलप भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एनवलप भी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ वायरस के बाहर आपको एनवलप देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ऐसे वायरस जिनमें एनवलप है, ठीक है, ऐसे वायरस जिनमें एनवलप है,
ठीक है, तो वे कैसे हो जाएंगे आपके एनवेलप्ड वायरस। और जिनमें आपका एनवेलप नहीं है तो वे कैसे हो जाएंगे आपके, वे हो जाएंगे आपके नॉन एनवेलप्ड वायरस। नॉन एनवेलप्ड वायरस। सो इसमें ध्यान रख लेना, ठीक है। एनवेलप वायरस में क्या है, एनवेलप प्रेजेंट है, और नॉन एनवेलप वायरस में क्या है आपका, ये आपका एब्सेंट होगा। इसमें मैं थोड़े से आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जैसे एनवेलप्ड वायरस में आपको क्या क्या आ जाएगा, एनवेलप्ड वायरस में आपका आ जाएगा जैसे HIV। इसके अलावा आप देखोगे तो आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा हर्पीज वायरस। इसके अलावा आ जाएगा आपका वैक्सीनिया वायरस। तो ये सब वायरस किसमें आ जाएंगे आपके एनवलप में। अब नॉन एनवलप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टोबैको मोजैक वायरस। आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरियोफाज वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके नॉन एनवलप, और ये हो जाते हैं आपके एनवलप। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कोई ऐसी मैंने बड़ी बात नहीं बताई, छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी बातों से ही आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये कोई सेल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कोई सेल है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल है तो भाई इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा। चलो ये बनाए थे इसका जेनेटिक मटेरियल। और इस सेल पे क्या हुआ, वायरस ने अटैक करा है। क्या अटैक करा है भाई, किसने अटैक करा है, वायरस ने अटैक करा है। और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड है, ये सब आप लोग जान चुके हो, अभी पीछे डायग्राम में देखा है। तो वायरस ने क्या करा, इस सेल पे अटैक करा। फिर एक्चुअली क्या होगा, जब ये वायरस इस पर अटैक करेगा तो आप क्या देखोगे, ये अटैक करने के बाद क्या करता है, ये इस सेल को कंट्रोल करेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इसकी मशीनरी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और वो कैसा करता है, ये है अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस सेल में पास कर देगा। ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस सेल में पास कर देगा। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे कि ये क्या करेगा, सो मैं लिख सकता हूँ कि ये टेक ओवर द मशीनरी ऑफ अ सेल, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ अ सेल। तो ये टेक ओवर करेगा इसकी मशीनरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब जो है इसे कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से वायरस का आप काम देखोगे। ठीक है, अब देखते हैं चलो इसके बेसिक फीचर। ठीक है, वायरस के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिक फीचर अगर हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो सबसे पहला बेसिक फीचर क्या होगा कि ये कैसा, कि ये जो वायरस है ये क्या है आपका, एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है जो आपका किसी और पर डिपेंड है, वो क्या होते हैं, पैरासाइट। अब मैंने ना ओब्लिगेट पैरासाइट कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किस, पहली बात पैरासाइट है तो दूसरे पर तो डिपेंड करेगा। ठीक है, और जब मैं ओब्लिगेट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये होस्ट के एंजाइम, ठीक है, होस्ट के एंजाइम और इसके अलावा होस्ट के एंजाइम और एटीपी का यूज करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि होस्ट के एंजाइम और एटीपी का यूज करेगा, कौन, वायरस करेगा। इसलिए हमने क्या कहा है इसको, ओब्लिगेट पैरासाइट। इसके अलावा ये क्या है आपके, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके वायरस होते हैं, ठीक है, ये जो आपके वायरस होते हैं इनमें आपको डीएनए देखने मिलेगा। ठीक है, या आपको आरएनए देखने मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि आइदर डीएनए और आरएनए। इस पॉइंट को जरा आप थोड़ा सा अपने तरीके में लिख लेना, मैंने यहाँ पे छोटा करके लिख दिया है। ठीक है, तो आप कोई, तो आप क्या देखोगे वायरस में, वायरस में आपको या तो डीएनए देखने मिलेगा या आरएनए देखने को मिलेगा, मतलब कोई एक चीज ही देखने मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल्स की, ठीक है, तो सेल्स में आप क्या देखोगे, डीएनए भी होता है और आपका आरएनए, दोनों ही होते हैं। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। और यही कारण है कि आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सेल थ्योरी में एक्सेप्शन कहा जाता है वायरस को। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का यही रीजन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपके एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेल नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट वायरस आर नॉट प्रॉपर सेल, वायरस आर नॉट प्रॉपर सेल, जिसके कारण ये क्या है आपके एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि वायरस के पास अपने भी कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, वायरस के पास अपने भी कुछ एंजाइम है। तो मैं लिख सकता हूँ डेट वायरस हैव सम एंजाइम, वायरस हैव सम एंजाइम। और अगर हम बात करते हैं इन एंजाइम्स की, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो इनके पास एंजाइम्स होते हैं,
ये इन एंजाइम्स का कैसे यूज करेंगे भाई, ये इन एंजाइम का यूज करते हैं होस्ट सेल पर अटैक करने के लिए, टू अटैक होस्ट सेल। तो ये कुछ क्या है बेसिक फीचर है जो मैंने आपके साथ क्या करे हैं यहाँ पर शेयर करे हैं वायरस के रिगार्डिंग। अब इसके बाद आप देखो कुछ डिस्कवरीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे आप लोग, कुछ डिस्कवरीज के बारे में देखोगे। सबसे पहले आपको डिस्कवरी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपको देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, आपको ईयर वगैरह को रटना पड़ेगा, कंसेप्ट में आपको बता दूंगा, साइंटिस्ट का नाम भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको रखनी है, बाकी आपको कंसेप्ट बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको किसे याद रखना है, आपको ध्यान रखना है इवेनो बिस्की को, ठीक है। और उनके लिए ईयर याद रखोगे 1892। 1892 की बात है कि ये जो आपके साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, इवेनो बिस्की, इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने टीएमबी को डिस्कवर करा था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेट ही डिस्कवर्ड टीएमबी, मतलब टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो क्या था, टोबैको मोजैक वायरस। और मोजैक का मतलब क्या होता है, मोजैक का मतलब होता है पैचेस, ये क्या होता है, जो पैच होते हैं, ठीक है। तो क्या देखो इसके पीछे कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि जो आपके इवानोविस्की थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई एक टोबैको का प्लांट है, क्या देखा इन्होंने, टोबैको का प्लांट है। और इन्होंने देखा कि भाई जो टोबैको की जो प्लांट की लीफ है, ठीक है, टोबैको प्लांट की जो लीफ है वे क्या है, इन्फेक्टेड है, क्या है भाई वे इन्फेक्टेड है, और उन्हें क्या हो रही है, मोजैक डिजीज हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, इन इन्फेक्टेड प्लांट लीफ से क्या करा, कुछ केमिकल्स को आइसोलेट करा, ठीक है, इनसे कुछ केमिकल्स को आइसोलेट करा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से क्या करा भाई, केमिकल्स को इन्होंने आइसोलेट करा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूज करा था बैक्टीरिया फिल्टर का, ठीक है, किसका यूज करा था भाई, बैक्टीरिया फिल्टर का यूज वगैरह करके इस केमिकल जो आइसोलेट करा हुआ केमिकल था उससे क्या करा। उसके बाद क्योंकि पहले इन्हें क्या लग रहा था कि भाई ये यहाँ पे जो ये प्लांट की लीफ इन्फेक्टेड हो रही है, ये किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था, बैक्टीरिया फिल्टर का यूज करा था। फिर जब बैक्टीरिया फिल्टर का यूज करा तो इन्हें पता चला कि नहीं यार, ये डिजीज तो किसकी वजह से नहीं हो रही, बैक्टीरिया की वजह से तो हो नहीं रही, ठीक है। और इन्हें क्या मिला, इन्हें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया था कि भाई बैक्टीरिया फिल्टर में तो कोई बैक्टीरिया वगैरह है नहीं, तो ये डिजीज किस वजह से हो रही है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ये किसी ना किसी पॉइजनस फ्लूइड की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है भाई, पॉइजनस फ्लूइड की वजह से हो रही है। और इसी पॉइजनस फ्लूइड को क्या कहा गया, वायरस कहा गया है, ठीक है। इसी पॉइजनस फ्लूइड को क्या कहा गया है, वायरस कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टर्म वायरस किसने दिया है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको इवेनो इसकी ही मार्क करना है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। चलो ये कहानी तो इतनी आप समझ गए। फिर सेकंड आपको यहाँ पे साइंटिस्ट याद रखना है, ईयर जरूर ध्यान रख लेना इसका। सेकंड साइंटिस्ट आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम चलिए मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ इनका। पूरा नाम था इनका एम डब्ल्यू वेजरिंग, और ईयर याद रखेंगे 1898। इनका जो अगर आप एक्सपेरिमेंट देखोगे ना तो वो काफी कुछ कैसा है, आपका इवेनो बिस्की जैसा ही मेलजोल खाता हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने इन्फेक्टेड लीफ से केमिकल को आइसोलेट करा, इन्फेक्टेड लीफ से क्या करा, केमिकल आइसोलेट करा। अब केमिकल इन्होंने आइसोलेट करा, केमिकल आइसोलेट करने के बाद इन्होंने क्या करा, इसी केमिकल को आपको, ठीक है, इसी वाले केमिकल को इन्होंने क्या करा, एक न्यू प्लांट में लगा दिया, ठीक है। किसमें लगा दिया इन्होंने, ये वाले को एक हेल्थी प्लांट में लगा दिया, ठीक है। इसी केमिकल को, या फिर आप कह सकते हो इसी पॉइजनस फ्लूइड को, इसी पॉइजनस फ्लूइड को क्या करा, एक हेल्थी प्लांट में लगाया। तो मैं लिख सकता हूं, इसको क्या करा, इन्फेक्टेड कर दिया, किसे, हेल्थी प्लांट को। अब इन्फेक्टेड कैसा करा, पॉइजनस फ्लूइड लगा के हेल्थी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। अब भाई जब हेल्थी प्लांट को इन्फेक्ट करा इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि यार प्लांट की जो हेल्थी प्लांट था, मैंने तो यहाँ पे पॉइजनस फ्लूइड लगाया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये भी इन्फेक्ट हो गया। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी आपकी कॉन्टागियम बाइबम फ्लूडियम। ये आपको एज इट इज ही याद रखनी है, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब था इन्फेक्शन कोजिंग फ्लूइड, इन्फेक्शन कोजिंग फ्लूइड। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो वायरस है ये क्या है आपका, ये इन्फेक्शन कोजिंग फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाती है। फिर इसके बाद आपको जो है थर्ड साइंटिस्ट यहाँ पर याद रखने हैं,
और थर्ड साइंटिस्ट क्या है आपके, यहाँ पर हो जाएंगे डब्ल्यू एम स्टैनले। इसमें ईयर याद रखेंगे 1935। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि देखो भाई, ये जो वायरस होता है अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इससे हम पॉइंट बना लेते हैं। दैट M.W. स्टैनले showed showed that virus could be virus could be crystallized. Virus should be crystallized, and crystal consist and crystal consist largely of प्रोटीन। मतलब इसका सीधा सीधा ये है, इन्होंने क्या बताया कि भाई देखो, ये जो वायरस है इसका कैसा नेचर है, ये क्रिस्टलाइन नेचर का है। मतलब इन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि डेट वायरस इज मेनली अ प्रोटीन एंड, ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर वायरस की बात करते हैं, वायरस में है क्या, प्रोटीन है, और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल है, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि कैसा ये आपका वायरस है, ये आपका जो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहे हैं, जो क्रिस्टल्स देखने मिल रहे हैं, और वे क्रिस्टल्स किसके हैं, आपके प्रोटीन्स के हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन 1935 के हिसाब से काफी बड़ी बात थी। तो आपको यहाँ पे इन साइंटिस्ट को याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे और भी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर अगली हेडिंग हम बनाएंगे कंपोनेंट ऑफ वायरस, ठीक है। क्या बनाएंगे भाई, अगली हेडिंग हमारी रहेगी कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। तो चलो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वायरस के। सबसे पहला कंपोनेंट आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट होगा आपका एनवलप। क्या होगा, एनवलप। डायग्राम ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। वायरस में क्या क्या मिल रहा था साहब, आपको एनवलप देखने मिल रहा था। एनवलप के नीचे आपको क्या देखने मिल रहा था, कैप्सिड देखने मिल रहा था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये एनवलप हो गया, ये कैप्सिड हो गया, और आपका क्या देखने मिल रहा था यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिल रहा था। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं एनवलप की। देखो एनवलप के बारे में क्या ध्यान रखना है। एनवलप के बारे में पहला पॉइंट तो आप लोग ध्यान रखोगे कि एनवलप आपका प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, और मे बी एब्सेंट। जरूरी नहीं है कि हर वायरस में आपका एनवलप हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि ये जो एनवलप है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एनवलप कंपोज्ड ऑफ क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे क्या होता है आपका, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा आप देखोगे, ये ध्यान रखना कि जो एनवोलप की सब यूनिट है, ठीक है, इनकी सब यूनिट्स को क्या कहते हैं, इनकी सब यूनिट को कहा जाता है पेप्लोमर्स। क्या कहते हैं भाई, इनकी सब यूनिट्स को कहते हैं पेप्लोमर्स कहते हैं। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एनवोलप हो गया, एनवोलप के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, कैप्सिड के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैप्सिड की अगर हम बात करेंगे तो कैप्सिड में आप ध्यान रखोगे कि ये अगर बात करते हैं, कैप्सिड क्या था, ये था आपका प्रोटीन कोट, ठीक है। कैप्सिड ये क्या है, आपका प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। और एनवलप के बारे में ऐसा करते हैं एक अच्छा सा स्टेटमेंट, यहाँ पे कंपोस्ट के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा स्टेटमेंट अभी पहले बनवा देता हूँ। चलो, एनवलप के बारे में है, ठीक है। किसके बारे में भाई, ये एनवलप के बारे में है। तो इस यहाँ पे ना इस वाले पॉइंट को इस तरीके से बनाओ कि डेट envelope composed of envelope composed of protein which coded which coded by which coded by the virus itself, which coded by the virus itself, and lipid, ठीक है, and lipid। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, लिपिड देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अब आते हैं कैप्सिड की तरफ। तो कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोट है वायरस का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि अगर कैप्सिड की सब यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी सब यूनिट क्या कहलाती है, इसकी सब यूनिट कहलाती है कैप्सोमियर। क्या कहलाती है भाई, कैप्सोमियर इसकी सब यूनिट कहलाती है। और आप क्या देखोगे, ये जो कैप्सोमियर होती है ना, जब ये कैप्सोमियर अरेंज होती है तो अलग अलग क्या करेंगी, यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग कैप्सिड शेप मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डायग्राम में अभी बना के देखेंगे। चलो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कैप्सिड है,
सॉरी कैप्सिड नहीं है मेरे पास, क्या है कैप्सिड में सब यूनिट क्या थी यहाँ पर, कैप्सोमियर थी, क्या थी भाई, कैप्सोमियर। सो मेरे पास क्या है कैप्सोमियर है, और ये मेरे पास कैप्सोमियर का क्या है, एक मोलिक्यूल है, क्या है अभी मेरे पास कैप्सोमियर का एक मोलिक्यूल है। अब ये रिपीट होते 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 होते, ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होते होते ये क्या बनाएगा, कैप्सिड बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, कैप्सिड बनाएगा। अब देखना कि मान लो कि मेरे पास ये क्या है, एक कैप्सोमियर है, ठीक है, और अब ये क्या हो गई, आपकी कोई सारी कैप्सोमियर रिपीट होते 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 क्या हो गई, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, कैसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैप्सोमियर ऐसे अपना वो करके स्ट्रक्चर बना ले रहा है। अभी कैसा ही बना सकता है, ये अपना सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो कुछ इस तरीके से बना लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। इसे इस तरीके से देखो, बन गया ना एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, फिर आप ज्यादा समझ पाओगे। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि भाई तुम्हारा कैप्सिड है, कैप्सिड की सब यूनिट है भाई कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर क्या हो रहा है, अब ये कैप्सोमियर रिपीट होते 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 क्या बना रहा है, एक कैप्सिड की शेप बना लेता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इससे ही क्या बन जाती है, आपकी कैप्सिड की अलग अलग शेप बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफाज की शेप कैसी होती है, पॉलीगोनल होती है ना, तो वो भी किसकी वजह से, वो भी आपकी कैप्सोमियर की वजह से ही है। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप देखोगे तो भाई जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। वायरस में और जेनेटिक मटेरियल भी तो देखने के लिए मिल रहा था। अब देखो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ये पॉइंट तो तुमको पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, आरएनए मिलेगा या फिर डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। अब आरएनए की बात करते हैं तो ये आरएनए कैसा हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और ये आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। और वहीं डीएनए की बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, हो सकता है, इसका एग्जांपल अभी देंगे आपको, ठीक है। सो आप पहले तो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में ये बात समझो कि या फिर आरएनए होगा या डीएनए होगा, और आरएनए हो सकता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से आपका डीएनए का भी यही सीन रहेगा। देखो इसी कंसेप्ट से ना एक कंसेप्ट और सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से चीजों को रिपीट करना पड़ता है बार बार, ताकि आप लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया कि भाई जेनेटिक मटेरियल कैसा रहेगा। पहली बार जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहेगा, या तो यहाँ पर रहेगा जेनेटिक मटेरियल आरएनए, या फिर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहेगा डीएनए, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आरएनए कैसा हो सकता है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या फिर ये आपका डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं किसमें, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। सो देखो अगर बात करेंगे, सो ऐसे वायरस, ठीक है, सो ऐसे वायरस जो आपका प्लांट पर अटैक करते हैं, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ दैट वायरस विच अटैक ऑन प्लांट, वायरस विच अटैक ऑन प्लांट, विच अटैक ऑन प्लांट, उनमें आप देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने मिलता है। और ऐसे वायरस जो आपके प्लांट पर अटैक करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फाइटोफाज। क्या कहते हैं भाई, फाइटोफाज, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि डीएनए की बात करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि बैक्टीरिया में, ठीक है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं अगर बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया की, ठीक है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जनरली कैसा होता है, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वहां पर आपको वायरस में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। और उनके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, हम लोग टर्म यूज करेंगे, सॉरी नॉट जूफाज, ये तो जूफाज जो होता है आपका, जूफाज नहीं रहेगा। जूफाज किसके लिए होगा, एनिमल के लिए होगा। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज क्या हो गए, वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। उन्हें आप क्या कहोगे, बैक्टीरियोफाज। और उनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा।
अब वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की। सो यहाँ पर आप क्या टर्म यूज करोगे एनिमल्स के लिए, आप टर्म यूज करोगे जूफाज। क्या यूज करोगे, जूफाज। जूफाज का मतलब क्या होगा, वायरस। जूफाज का मतलब हो जाएगा वायरस विच अटैक ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, हम उनके लिए टर्म यूज करेंगे जूफाज। तो देखो, जो एनिमल पर अटैक करेंगे ऐसे वायरस, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होंगे एनिमल के केस में, पॉइंट टू बी नोट, ठीक है। ध्यान रखना कौन कौन से हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको जूफाज के केस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो ये बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं भाई। इसमें अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एग्जांपल बड़ा फेमस है, जो कि है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में कैसा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल जनरली आपको ऐसे वायरस में दिखेगा जो आपका प्लांट्स पर अटैक करते हैं। ओके, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपको और भी जगह देखने के लिए मिलेंगे। और अगर बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये आपको देखने मिलेगा ब्लू टंग वायरस में। किसमें देखने मिलेगा आपको, ब्लू टंग वायरस में। और देखो, जनरली मैंने क्या कहा था, जनरली जो आपके प्लांट्स पर वायरस जो अटैक करते हैं उन्हें फाइटोफाज कहते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको कहाँ देखने मिल रहा था, है ना, एनिमल्स पे भी अटैक करते हैं ऐसे वायरस। तो इसमें याद एग्जांपल याद रख लेना, जैसे एचआईवी हो गया आपका, चलो मैं यही लिख देता हूँ इनके सामने, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में एग्जांपल बड़ा फेमस है, जैसे आपका एचआईवी, इसके अलावा मम्प हो गया आपका एक एग्जांपल, इसके अलावा आपका मीजल्स आपका यहाँ पर एक एग्जांपल बन जाएगा। तो ये सब एग्जांपल यहाँ बन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, इसकी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले की, तो इसमें एक ब्लू टंग वायरस आप ध्यान रख सकते हो, और इसके अलावा रोटा वायरस भी आप याद रख सकते हो। कौन सा वायरस है भाई, रोटा वायरस को भी आप ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वायरस ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे वायरस ध्यान रख सकते हैं आप 5174 वायरस, ठीक है, 5174 वायरस आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सो ये एग्जांपल्स वगैरह हैं, यहाँ पे याद रख लेना। मेनली तो आपको ये टर्म याद रखनी है, जूफाज, फाइटोफाज, और आपको बैक्टीरियोफाज, इनमें पता होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल इनके ध्यान रख लेने हैं।